हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटिव एक्चुअली है क्या, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, और इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहले समझने की जरूरत है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इनिशिएट कब किया गया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इनिशिएट किया गया था 2014 में, 2014 में, as soon as this new government, NDA government came to power। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझने से पहले कहीं ना कहीं आपको लुक ईस्ट पॉलिसी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी उसी का सक्सेसर है, लुक ईस्ट पॉलिसी का ही सक्सेसर देखने को मिलता है। लुक ईस्ट पॉलिसी को समझने के लिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि 1991 में इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स आए। जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए, हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की तरफ बढ़े, हम एक नियो लिबरल ऑर्डर की तरफ बढ़े। तब हमें मार्केट्स की को सर्च कर रहे थे हम कि किन मार्केट्स के साथ इकोनॉमिकली हम एंगेज कर सकते हैं। हमने अपना आस पड़ोस देखा, वहां हमें कुछ ज्यादा उम्मीद नजर नहीं आई। अगर हमने एक्सटेंडेड नेबरहुड में देखा तो हमें वहां साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दिखी, जिन्हें हम एशियन टाइगर्स बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देवर दी बेटर पार्टनर्स एंगेज करने के लिए जब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो 1992 में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के चलते हमने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करी। 1992 से 2014 तक ये लुक ईस्ट पॉलिसी चलती ही रही। एक इंसिडेंट हुआ, ऑल्दो उसने डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं किया, इट वाज अ सोवरेन डिसीजन कि हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तरफ मूव कर रहे हैं, बट सर्टेनली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जो हिलैरी क्लिंटन है यूएस की, वो 2012 में भारत आई। उन्होंने बोला कि पिछले 20 सालों से आप कंटिन्यूसली एशियन कंट्रीज की तरफ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरफ देखे जा रहे हो अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी। नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। लुक ईस्ट पॉलिसी इज नॉट सफिशिएंट, यू नीड टू मूव टुवर्ड्स एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत मुझे होती हुई दिखती है 2014 के अंदर। अब ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी काम क्या कर रही है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मेन काम है कि वो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट करेगी। किसके अंदर? एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर। और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए, विद एशियन कंट्रीज, मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज जापान एंड साउथ कोरिया। इसके साथ साथ हमें जो एंगेजमेंट देखने को मिल रहा है साउथ एशियन कंट्रीज के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, जो ऑलरेडी लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर चल रहा था, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, along with some new dimensions जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू आपको जुड़ते हुए दिखते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो हमें देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना है, कल्चरल टाइज को प्रमोट करना है, एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को डेवलप करना है, क्योंकि ये जो रीजन है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन, आज की डेट में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली रेलेवेंट है। और इंडिया को अपना उसके अंदर स्पेस बना के रखना है, इंडिया को अपना से उसके अंदर बना के रखना है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज वन ऑफ दो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स जिसके थ्रू हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो रिलेशन रखना ही रखना है, लेकिन हम लुक ईस्ट पॉलिसी के टाइम से 1992 से यह बोलते हुए आ रहे हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर नॉर्थ ईस्ट को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूटिलाइज किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट को आप गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया बोल सकते हो। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर डेवलपमेंट होगा, नॉर्थ ईस्ट में अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, नॉर्थ ईस्ट में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी बेटर की जा सकती है, रिलेशंस को बेटर किया जा सकता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी आपने सेंटर में वापस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को रखा है, उसके डेवलपमेंट को भी रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखा जाए तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि किस तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी डिफरेंट है। सी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी जब मैं बोलता हूं तो मैं स्पेसिफिकली बोलता हूं कि जी फलाने दिन इस जगह म्यांमार के अंदर आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करी। लुक ईस्ट पॉलिसी की कोई इनिशिएटिंग डेट हमारे पास नहीं है, इसे फॉर्मली कभी इनिशिएट नहीं किया गया था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव दो इंसिडेंट हुए। एक बार उन्होंने सिंगापुर में स्पीच के अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र किया, दूसरी बार साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने अपने एक पर्टिकुलर ऑडियंस को एड्रेस करते हुए टू बेटर द रिलेशनशिप विद ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वापस लुक ईस्ट का जिक्र किया। वहां से ये लुक ईस्ट टर्म जो है वो पिक्चर में आता हुआ दिखता है, लेकिन इसकी कोई फॉर्मल डेट ऑफ स्टार्ट आपको देखने को नहीं मिलती है। हम बोलते हैं कि इसको 1992 में स्टार्ट कर दिया गया था, नॉट कॉन्शियसली, बट ये इवेंचुअली स्टार्ट होगी विद द एफर्ट्स ऑफ
पीवी नरसिम्हा राव आर देन प्राइम मिनिस्टर। जब हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें उस टाइम पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जरूरत थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए हम ढूंढ रहे थे पार्टनर्स। हमें एशियन टाइगर्स, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दिखी, एशियन नेशंस दिखे, तो हमने उनके साथ एंगेज करना शुरू किया। तो हम ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद एशियन कंट्रीज वाज द मेन फोकस ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। मतलब कहीं ना कहीं आप लुक ईस्ट पॉलिसी में इकोनॉमिक एस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इस वजह से 1992 के अंदर सबसे पहले आप एक सेक्टोरल पार्टनरशिप में आते हो, किसके साथ? एशियन कंट्रीज के साथ। मतलब 1992 में इंडिया और एशियन सेक्टोरल पार्टनर्स बन गए। 1996 में इस सेक्टोरल पार्टनरशिप को एलिवेट कर दिया गया इनटू डायलॉग पार्टनरशिप। अब हम एक डायलॉग पार्टनर बन चुके हैं। 2002 के अंदर हम एक समिट लेवल पार्टनर बन गए और 2012 के अंदर हम एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एंगेज करना शुरू कर दे रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 1992 के अंदर वी वर सेक्टोरल पार्टनर, 1996 में हम डायलॉग पार्टनर्स बने, 2002 के अंदर हम समिट लेवल पार्टनर्स बने और 2012 के अंदर 2012 के अंदर हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आते हुए दिखते हैं। जिस टाइम 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई थी, उस टाइम हमारा जो ट्रेड था, जो बायलैटरल ट्रेड था विद एशियन कंट्रीज, दैट वाज अराउंड जस्ट $2 बिलियन। और अगर 2017-18 का डेटा देखा जाए तो ये $72 बिलियन पे पहुंच चुका है और अगर 2022-23 का डेटा देखा जाए तो ये 100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। साथ के साथ हम एशियन कंट्रीज के साथ एंगेज करने के लिए जो बाकी रीजनल फोरम्स हैं, लाइक ईस्ट एशिया समिट, एशियन रीजनल फोरम, इन सब चीजों में भी एंगेज करते हैं जिससे इस कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। मूविंग ऑन, अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो हाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी। मैंने बोला लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर आप मेन फोकस रख रहे हो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर, लेकिन जब आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हो तो समथिंग मस्ट हैव बीन एडेड इनटू इट। तो ऑफकोर्स वो जो एडिशन आपको देखने को मिल रहे हैं वो दो हैं। सबसे पहली बात, आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तो बात करोगे ही करोगे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ, राइट? साथ में अब आपने ईस्ट एशियन नेशंस को भी पिक्चर में ले आए हो आप। अब आप जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस जैसी कंट्रीज की बात करते हो। ऑफकोर्स फिलीपींस ऑल्दो इज द पार्ट ऑफ एशियन, लेकिन इट्स मोर इनटू द ईस्ट एशियन रीजन। साथ के साथ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव फुलफिल हो रहा था एलईपी के थ्रू, लेकिन चेंजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर आपने सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी सेंट्रलिटी प्रोवाइड की है। पहले आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रोवाइड कर रहे थे सेंट्रलिटी अंडर लुक ईस्ट पॉलिसी। अब आप इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तो बात कर ही रहे हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव को भी पिक्चर में लेके आए हो, कल्चरल पर्सपेक्टिव को भी पिक्चर में लेके आए हो। तो ईस्ट एशियन नेशंस का जोड़ना, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव का जोड़ना, कल्चरल पर्सपेक्टिव का जोड़ना, ये कहीं ना कहीं आपको लुक ईस्ट पॉलिसी में एडिशंस दिखते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी हैज ट्रांजिशनड इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 C's की बात की है जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। वो 4 C क्या दर्शाते हैं? फर्स्ट इज कल्चर। जैसा मैंने आपसे बोला एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर कल्चर को आपको सेंट्रलिटी प्रोवाइड करते हुए दिखेंगे। ऑफकोर्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए कॉमर्स, connectivity is also related to the cultural connectivity, people to people ties, as well as economic connectivity, digital connectivity. साथ के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, अगेन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेबर मूवमेंट, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे रन करते हो। सिक्योरिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों है इंपॉर्टेंट डायमेंशन? देखो, चाइना अपनी असर्टिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन में कंटिन्यूअसली बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। प्रॉब्लम्स किस किस को आ रही हैं? स्पेसिफिकली साउथ चाइना सी के अंदर एशियन कंट्रीज को आ रही हैं, इंडियन ओशियन में प्रेजेंस की वजह से इंडिया को आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हैं चाइना की असर्टिवनेस के, इंडिविजुअली उन्हें टैकल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाते हो और कहीं ना कहीं इसलिए एशियन की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो हम उस स्ट्रेटेजिक एंगल की भी बात करते हैं, चाइना के डोमिनेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, उस सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की भी बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो हमारा जो क्वाड इनिशिएटिव्स हैं, इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, तो हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कहीं ना कहीं उसके साथ सिनर्जाइज भी करता हुआ दिखता है और उसके साथ ओवरलैप भी करता हुआ दिखता है।
अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से हमें यह देखना है कि यार इनिशिएटिव्स, स्पेसिफिक अगर इनिशिएटिव्स की बात की जाए, ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप हाईलाइट कर सकते हो, जिनको शुरू किया गया है थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है अगरतला अखौरा, जस्ट अ सेक, सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दैट इज अगरतला अखौरा रेल लिंक, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बना गया है। बेसिकली त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक रेलवे लिंक बनाया गया है जो कनेक्टिविटी को इंप्रूव करता है, दोनों देशों के रिलेशंस को भी इंप्रूव करता है, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ाता है। दूसरा, हमें इंटरमोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस देखने को मिल रहे हैं, इनलैंड वाटरवेज देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश के थ्रू। देखो, इनलैंड वाटरवेज के लिए बांग्लादेश से एंगेज करना बहुत फायदेमंद है इंडिया के लिए। द रीजन बीइंग, जैसे अगर हम टोटल फ्रेट ट्रैफिक देखें, जो मालगाड़ियां होती हैं, जो बेसिकली पूरा मर्चेंडाइज हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर इसका टोटल वेटेज देखा जाए तो इंडिया में केवल 1% ऑफ द टोटल फ्राइट इज बीइंग कैरीड बाय इनलैंड वाटरवेज। मतलब 99% जो है वो किसी और तरीके से किया जा रहा है, इनलैंड वाटरवेज के यूज से केवल 1% फ्राइट को टैकल किया जा रहा है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात की जाए, अराउंड 30 to 33% ऑफ द टोटल फ्राइट इज बीइंग कैरीड बाय इनलैंड वाटरवेज। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश इनलैंड वाटरवेज को बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, और उसके साथ शायद हम एंगेज करेंगे तो हमारे भी जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो रिवर इंटरलिंकिंग हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, या फिर इनलैंड वाटरवेज के लिए जो आप काम कर रहे हो, उनको बेटर किया जा सकता है। उन इनलैंड वाटरवेज को यूज करके आप नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी बेसिकली बढ़ा सकते हो, बेटर कर सकते हो। यह भी एक इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। यह म्यांमार को इन्वॉल्व करता है। म्यांमार के अंदर एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, वहां से कैलकाटा से आप सितवे पोर्ट जाएंगे, सितवे पोर्ट से आप डायरेक्टली कलादान रिवर का यूज करके और रोड एंड रेल कनेक्टिविटी का यूज करके डायरेक्टली मिजोरम पहुंचेंगे। इससे फायदा क्या है? इससे हमें एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रूट मिल चुका है, किसका? नॉर्थ ईस्ट का। आपको पता है चिकन स्नैक कॉरिडोर के बारे में। हमारा जो फिलहाल कनेक्टिविटी रूट है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वो जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू, जो एक 30 किलोमीटर ब्रॉड कॉरिडोर है, और वो केवल सिंगल पाथवे है जिससे आप नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली टू पुट योर एग्स इन वन बास्केट इज अ रिस्क, इसलिए हम एक ऑल्टरनेटिव रूट की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अगर कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रहे कि हम नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर पाए। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट उसी के लिए फंक्शन कर रहा है। थोड़ा सा इशू है इसके साथ, रोहिंग्यास क्राइसिस, रखीन स्टेट, ये वहां से निकलता हुआ दिखता है, वो एक डिस्टर्ब्ड एरिया है रोहिंग्यास क्राइसिस की वजह से। वहां सिविल वॉर भी चल रही है आज की डेट में, जनता रूल चल रहा है, मिलिट्री जनता रूल चल रहा है म्यांमार के अंदर। तो कहीं ना कहीं थोड़े से इंटरनल इश्यूज हैं म्यांमार के, जिसकी वजह से ये कलादान जो है फुल फ्लेजेड तरीके से फंक्शन करता हुआ नहीं दिखता प्रोजेक्ट। लेकिन स्टिल अ गुड इनिशिएटिव इन अ राइट डायरेक्शन। अगर नेक्स्ट इनिशिएटिव की बात की जाए तो हम रोड एंड ब्रिज प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का इनटू द नॉर्थ ईस्ट, इनटू द एशियन कंट्रीज, जिससे हमारी कनेक्टिविटी बेटर हो सके। किसके थ्रू कर रहे हैं इस चीज को? इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम के थ्रू। तो जापान के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली, जिससे हमारी कनेक्टिविटी रीजन में बेटर हो सके, इंडो पैसिफिक रीजन के साथ हम बेटर कनेक्टेड फील कर सकें, बेटर इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड फील कर सके। आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो हम देखते हैं अदर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं एशियन कंट्रीज के साथ, जो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल की मैं पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से इनिशिएटिव्स होते हुए दिखते हैं? ड्यूरिंग द पेंडेमिक जब वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात आई, जिसे हम वैक्सीन मैत्री बोल रहे थे, उसमें इंडिया ने काफी हद तक एशियन कंट्रीज को हेल्प किया इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, इन द सप्लाई ऑफ वैक्सीन। मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करी हैं, वैक्सीन सप्लाईज प्रोवाइड करी हैं, तो काफी हद तक वहां भी आपको हेल्थ कोऑपरेशन बढ़ता हुआ देखा, पब्लिक हेल्थ कोऑपरेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली। साथ के साथ इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो हैं, आईआईटीज जो हैं, वो लगभग 1000 फेलोशिप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। किसको? एशियन कंट्रीज को। मतलब 1000 सीट्स जो हैं पीएचडी की, वो एशियन कंट्रीज के लिए रिजर्व हैं। कहां? आईआईटीज के अंदर। साथ ही साथ हम एक क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। एशियन कंट्रीज के अंदर 4 कंट्रीज हैं जिन्हें हम बोलते हैं CLMV कंट्रीज, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। ये 4 कंट्रीज वन ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं एशियन की। इसलिए वहां हम क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट चलाते हैं, जिससे हम ग्रास रूट लेवल कम्युनिकेशन डेवलप कर सकें। किस फील्ड में? एजुकेशन में, वाटर रिसोर्सेज में, हेल्थ में। अब हमें यह समझना जरूरी है कि इन लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशियन किस तरीके से क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स काम करते हैं और क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स
होते क्या हैं? तो ये जो QIPs हैं, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स, ये स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पैसा भी कम लगता है और क्विकनेस इसलिए है क्योंकि इनका टाइमलाइन जो दिया जाता है कंप्लीशन का वो भी काफी कम होता है। तो क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है? लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स जिन्हें जल्दी जल्दी एक सीमित समय के अंदर आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स भी आपको रन करते हुए दिखते हैं। साथ के साथ हमने कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए 46 ऐसे इनिशिएटिव्स हाईलाइट किए हैं जो सिनर्जाइज करते हैं हमारे अमृतकाल विजन के साथ, जो 2047 में खुद को हम एक डेवलप्ड वर्ल्ड की तरह देखने की कोशिश करते हैं, डेवलप्ड कंट्री की तरह देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कोस्टल और इनलैंड शिपिंग के लिए इनलैंड वाटरवेज के थ्रू आपने 46 इनिशिएटिव सेलेक्ट किए हैं जो एशियान कंट्रीज के साथ आपकी कनेक्टिविटी, आपका इंटीग्रेशन, आपका कोऑपरेशन को प्रमोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। हमें देखना है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखो, सबसे पहली बात, पोटेंशियल मार्केट। एशियान कंट्रीज 10 कंट्रीज हैं, 1966 में बना था एशियान। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपको नहीं पता है, एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट इट। वैसे एशियान कंट्रीज 1966 में बने, 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। आज की डेट में टोटल 10 मेंबर्स हैं। तो अगर इन 10 की 10 कंट्रीज को देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ब्रुनेई, फिलीपींस। दीज आर द कंट्रीज ऑफ एशियान। इन सारी कंट्रीज को अगर मैं एक साथ देख रहा हूं तो यह दुनिया का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करके, इनके साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके मैं अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा सकता हूं। अगर कन्वर्जेंस विद इंडो पैसिफिक देखा जाए, सेकंड एस्पेक्ट, मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया कि हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट एक्ट ईस्ट पॉलिसी का यह है कि जो हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जो हम एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव अपना रहे हैं इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना रहे हैं अलोंग विद थ्रू क्वाड, थ्रू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, थ्रू इंडो पैसिफिक पॉलिसी, थ्रू आवर पॉलिसीज फॉर स्मॉल आइलैंड पैसिफिक नेशंस। तो ये सारी चीजें एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाती हैं, हमारी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का एक पार्ट बनती हुई दिखती हैं। साथ के साथ चाइना की इंफ्लुएंस को काउंटर करने में काफी हद तक एक्ट ईस्ट पॉलिसी काम आ सकती है। साउथ चाइना सी इज अ थिएटर ऑफ बेसिकली कंफ्लिक्ट बना हुआ है इस टाइम पे। चाइना डोमिनेट कर रहा है, एशियन कंट्रीज जो है वो परेशान है कॉज ऑफ दिस असर्टिवनेस ऑफ चाइना, और एशियन कंट्रीज की खुद की कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो चाइना को टैकल कर पाए। इसलिए हमारे जैसा हमारे साथ इशू है वैसा ही उनके साथ इशू है। तो हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना रहे हैं जिसे रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, बेसिकली आपको जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई डोमिनेट करता हुआ ना दिखे, जो यूएन क्लॉज के कंडीशंस हैं, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की जो कंडीशंस हैं, उनको फुलफिल किया जा सके। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हम चाइनीज इंफ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एशियन नेशंस, विद द हेल्प ऑफ अदर इनिशिएटिव्स एज वेल लाइक क्वाड। मूविंग ऑन, अगर बाकी के बेनिफिट देखे जाएं, कनेक्टिविटी विद नॉर्थ ईस्ट, हम बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। तो कहीं ना कहीं जब नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्ड किया जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब प्रोडक्शन होगा, वहां की पॉपुलेशन भी ज्यादा प्रोडक्टिव दिखेगी, आपको कनेक्टिविटी इंप्रूव होती हुई दिखेगी, और इवेंचुअली द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट वुड रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ बेटरमेंट ऑफ इंडो एशियन रिलेशंस, साथ के साथ ग्रोथ ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। साथ में इंपॉर्टेंट फॉर रूल बेस्ड ऑर्डर, जो अभी अभी मैंने आपसे बोला कि रूल बेस्ड ऑर्डर के लिए भी एशियान जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर रूल बेस्ड ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है, और वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं हमें वही इंक्लूसिव अप्रोच प्रोवाइड करती है, हमें अलाउ करती है कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ रन कर सकें। मूविंग ऑन, चैलेंजेस क्या क्या हैं भारत के सामने? देखो जी, सबसे पहला है ट्रेड इंबैलेंस। ट्रेड इंबैलेंस इसलिए कि हमने 2010 के अंदर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था एशियन कंट्रीज के साथ। आज की डेट में हम सेका में चलते हैं, कुछ कंट्रीज के साथ हम बायलैटरल रिलेशंस भी रखते हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो किसके फेवर में है? एशियन के फेवर में है। फॉर एग्जांपल, अगर रिसेंट का डेटा देखा जाए तो हमारे जो इंपोर्ट्स हैं एशियन से वो लगभग 68 बिलियन है, और जो हमने एक्सपोर्ट किया है उन्हें वो 42 बिलियन है। दिस इज द डेटा ऑफ 2021 एंड 2022। तो कहीं ना कहीं आपको 26 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है इंडिया के पास, मतलब एशियन के फेवर में ये ट्रेड चल रहा है। ये जो बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन एशियन एंड इंडिया, दैट इज द ट्रेड बैलेंस जो है वो दैट इज इन द फेवर ऑफ एशियन कंट्रीज। तो ये ट्रेड इंबैलेंस एक मेजर इशू है। सबसे पहला नेचर ऑफ, दूसरा जो है वो है नेचर ऑफ एंगेजमेंट।
एक मल्टीलेटरल अप्रोच ना अपनाते हुए आज भी आप कहीं ना कहीं बायलेटरल अप्रोच अपना रहे हो एशियन कंट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल, यू आर डूइंग ग्रेट विद सिंगापुर बट नॉट दैट गुड विद मलेशिया, यू आर डूइंग गुड विद इंडोनेशिया बट मे बी नॉट दैट गुड विद कंबोडिया। तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, अभी भी आप बायलेटरल अप्रोच पे चल रहे हो, एक मल्टीलेटरल, एक सिंगल एंटिटी की तरह एशियन के साथ अभी डील करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वो जो नेचर ऑफ एंगेजमेंट है वो खुद में भी एक इशू है। कॉम्पिटिंग रीजनल एग्रीमेंट्स, देखो इंडिया को ना दो एग्रीमेंट्स की बात करेंगे हम यहां। एक है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, विच इज अ चाइना लेड इनिशिएटिव, जिसे हम एशियन +6 बोलते हैं, जिसके अंदर बोला गया कि एशियन की 10 कंट्रीज के अलावा इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये बाकी सारी 6 कंट्रीज क्या है, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे और इन सब के बीच में क्या हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। ऑफ कोर्स इंडिया ने इससे अपने आप को पीछे कर लिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते चाइना के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आए हैं, ऑलरेडी ट्रेड इंबैलेंस इतना ज्यादा है, आरसीपी का हिस्सा बनने से शायद वो हमारे लिए और ज्यादा नुकसान में काम करता, हमारे फेवर में काम नहीं करता। तो आरसीपी जैसे इनिशिएटिव हमने नहीं किया लेकिन बाकी सबने किया। साथ ही साथ ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो एक यूएस लेड इनिशिएटिव है। तो जब ऐसे इनिशिएटिव्स आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं इन द रीजन, तो कहीं ना कहीं जो एशियन इंडिया का पोटेंशियल है ना, वो फुल थ्रॉटल पे फंक्शन नहीं कर पाता है, अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इशू जो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज चाइनीज प्रेजेंस। चाइना की प्रेजेंस साउथ चाइना सी में, चाइना फैक्टर हमेशा से ही हमारे लिए एक मेजर थ्रेट रहा है, मेजर इशू रहा है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सक्सेस में भी आपको चाइनीज प्रेजेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू देखने को मिल जाता है। हम देखते हैं ओबीओआर का एक जो विंग है, जो एक ब्रांच है, वो बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है फ्रॉम सदर्न चाइना से वो आपको पूरी तरीके से मलाया पेनिनसुला में जाती हुई दिखती है, जो स्टेट ऑफ मलक्का पे जाके टिकती है। तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टिविटी भी देखने को मिल रही है डायरेक्ट चाइना से, कहां, स्टेट ऑफ मलक्का। तो चाइनीज प्रेजेंस जो है इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक इशू क्रिएट कर रही है फॉर द फुल फ्लेजेड एंगेजमेंट, जो अपने पोटेंशियल पे हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, और सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स भी क्रिएट कर रही है। लिमिटेड कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आज भी इंप्रूव नहीं है, चाहे वो आप फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करो, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करो। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है एशियन कंट्रीज के साथ वो अभी तक लिमिटेड है, जिसकी वजह से ट्रेड भी इंपैक्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी इंपैक्ट हो रहे हैं, पीपल टू पीपल टाइज भी इंपैक्ट हो रहे हैं। वैसे जब आप देखते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एफडीआई, तो सिंगापुर इज वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआई सोर्स फॉर इंडिया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां हमें इशू देखने को मिल रहा था राउंड ट्रिपिंग का, टैक्स इवेजन का। हमने एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA साइन कर रखा था उनके साथ, जिसको अब कैंसल आउट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अब तक आपको एफडीआई सिंगापुर है, वो एफडीआई एक मेजर सोर्स सिंगापुर एफडीआई का एक मेजर सोर्स देखने को मिल रहा था, अभी भी है, लेकिन कितना उसमें से वायबल इन्वेस्टमेंट है, कितना राउंड ट्रिप का रिजल्ट है, ये थोड़ा सा अभी भी एक इशू बना हुआ है। लिमिटेड कनेक्टिविटी अगर नहीं हो, अगर कनेक्टिविटी लिमिटेड रहेगी तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं फुलफिल कर पाओगे, आप एंगेज भी नहीं कर पाओगे, पीपल टू पीपल टाइज को भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और पीपल टू पीपल टाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दो कंट्रीज के रिलेशंस के लिए। मूविंग ऑन, दीज वर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं इन दी एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अगर आगे देखें तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हमें क्या करने की जरूरत है जिससे हम अपने इस पर्सपेक्टिव को, इस इनिशिएटिव को अच्छे से अचीव कर पाए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। सबसे पहला है रीजनल वैल्यू चेन्स। रीजनल वैल्यू चेन्स में मतलब हमें कुछ ऐसी वैल्यू चेन्स बनानी चाहिए जिसमें हम एक्सेल कर रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली मास्टरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा जो स्टेटस है लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर का और जो सेकंड लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर का है, उसको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। देखो, प्रॉब्लम समझने के लिए आप एक चीज समझने की कोशिश करो, दुनिया का लगभग 17% ऑफ जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है, लेकिन अगर ग्लोबल मिल्क ट्रेड की बात की जाए तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 1%। द रीजन इज क्वालिटी ऑफ द मिल्क, कि हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें क्वालिटी प्रिस्क्राइब कर रखी है उसको हम फुलफिल कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ केमिकल्स इन आवर मिल्क्स। वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑर्डर डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। जो ट्रेनिंग है फार्मर्स की उस तरीके से नहीं की जा रही, जो कैटल को टैकल कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है। एस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन बहुत कॉमन हो चुका है इंडिया में कहीं ना कहीं, लेकिन हमें रीजनल वैल्यू चेन बनाने की जरूरत है। जो हमारा फूड प्रोडक्शन है, जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रमोट करने की जरूरत है बाय एंगेजिंग विद एशियन नेशंस। तो हम जो हमारा प्लस पॉइंट्स हैं उनको यूटिलाइज करने की जरूरत है रीजनल वैल्यू चेन्स बना के। कोलैबोरेशन एरियाज, हमें कुछ डिजाइन, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे एरियाज में एंगेज करने की जरूरत है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है,
दे डू हैव टेक्नोलॉजीज, तो कहीं ना कहीं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में कोऑपरेट करने की जरूरत है, जो छोटे छोटे बेसिकली आपको इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है जिन्हें हम एमएसएमईज बोलते हैं, उस लेवल पे अगर आप कोऑपरेट करोगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रमोट करोगे, जॉइंट वेंचर्स बिटवीन द इंडिया एंड एशियन कंट्रीज को प्रमोट करोगे और पार्टनरशिप्स को प्रमोट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एंगेजमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बेटर होता हुआ दिख सकता है। ग्रोथ फोकस में हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक टाइज प्रमोट करने चाहिए, किस पे ज्यादा फोकस रखते हुए, किनको प्रायोरिटाइज करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन को, बैंकिंग को, आईटी सर्विसेज को और कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल सर्विसेज को। तो क्लाइमेट चेंज में भी आपका, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज में भी आप कहीं ना कहीं एंगेज कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, जिससे साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव की जा सके। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट इज द गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अगर नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी नहीं बढ़ी, तो कहीं ना कहीं आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने में फेल्ड रहेंगे। कनेक्टिविटी हमें इंप्रूव करनी है थ्रू एयर, थ्रू लैंड, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, नॉट जस्ट थ्रू नॉर्थ ईस्ट बट थ्रू रेस्ट ऑफ द इंडिया एज वेल, ईस्टर्न कोस्ट एज वेल, साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो उस पर भी हमें कहीं ना कहीं फोकस करने की जरूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल्चरल लिंक्स। आपको एक ह्यूज चंक ऑफ इंडियन डायस्पोरा देखने को मिल जाता है साउथ ईस्ट एशिया में। अगर वो इंडियन डायस्पोरा नहीं भी है तो भी आपको एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। वी आर द बर्थ प्लेस ऑफ बोथ द रिलीजन्स। तो कहीं ना कहीं इन कल्चरल लिंक्स को हम पीपल टू पीपल टाइज इंप्रूव करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर धर्म सर्किट के अंदर रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट जैसी चीजें इनिशिएट हो चुकी हैं, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। वहां के पॉपुलेशन को इनवाइट किया जा सकता है कि टू विजिट दी होली प्लेसेस ऑफ देयर रिलीजन्स, जिसकी वजह से आपको पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, कल्चरल टाइज इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, और जिससे शायद आप एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें इजीली अचीव भी कर पाएंगे। आई गेस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में जितना मैंने आपको बताया, जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज हैं, जो बेनिफिट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लुक ईस्ट पॉलिसी, आई वाज क्लियर इनफ। दिस वाज ऑल फ्रॉम माई सेल्फ टुडे। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।